अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेक्चर नंबर 17 कर रहे हैं वीडियो 301 का। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी एक ही इसी वीडियो में लेक्चर नंबर 18 भी कवर कर दें। ये आपके मिड टर्म रिलेटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेक्चर नंबर 17 है लेसन प्लान फॉर्मेट। अब इसमें जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो आपके पास एब्रीवेशन है, यानी कि IEP। आपके पास आता है MCQs का IEP स्टैंड फॉर, या क्वेश्चन आ जाता है आपके पास शॉर्ट, तो आप इसे लिखोगे इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। IEP क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। आगे चल के हमें बताते हैं कि जो IEP है वो बेसिकली एक्सटेंडेड अडॉप्शन ऑफ अ लेसन प्लान है। अब जो IEP है ये फोकस करती है नीड ऑफ द लर्नर पर, rather on the content to be taught। यानी कि अगर हम बात करते हैं बीइंग अ टीचर, आप आजकल भी देखें तो टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, वो कंटेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जो IEP है ये क्या करती है, ये फोकस करती है कि पढ़ने वाले की नीड क्या है। यही बात हमें आगे चल के बताई गई कि IEP जो है ये, अगर हम बात करें ना इसके इंडिविजुअलाइज पार्ट ऑफ IEP का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये फोकस करती है स्पेशल नीड पर। अब वो स्पेशल नीड किसकी है? चाइल्ड की। तो ये फोकस करेगी चाइल्ड स्पेशल नीड पर रेदर देन, यानी कि आप कह सकते हो कि वो IEP टोटली बच्चों ही के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें हम टीचर की नीड के बारे में बात नहीं कर रहे होते, ना स्कूल की नीड की बात करते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट की नीड की बात करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि गोल क्या सेट किए गए हैं बच्चे ने अपनी तरफ से, उस पर कैसे हम वर्क करेंगे और उसे बेहतर से बेहतरीन तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद ही आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आती है, दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस इसका आए हुए जी बहुत सारा, आपको इसे याद रखना होगा, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इंस्ट्रक्शन जो कैटर करती है आप वेरियस लर्निंग स्टाइल्स को और वेरियस लर्निंग नीड को, उससे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ना इफेक्टिव एजुकेशन प्लान की यानी IEP की, तो हम देखते हैं कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उसके जी हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आते हैं वो बेसिकली 5 हैं। फर्स्ट वन है, देखिए हमने बात ही IEP में करते हैं इंडिविजुअलाइज की, तो हम कहेंगे कि इंडिविजुअलाइज एंड चाइल्ड सेंटर्ड होती है ये, यानी कि सिंपल बच्चों ही के लिए वर्क कर रही होती है, इंक्लूसिव होती है, होलिस्टिक होती है, कोलैबोरेटिव होती है और असेसिबल होती है। अब हम आगे चलेंगे ना तो हम हर स्टेप या हर करैक्टर को डिस्कस करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि इंक्लूसिव क्या है, होलिस्टिक क्या है। IEP के अंदर हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टूडेंट सेंटर है, तो इसमें जो नीड होती है वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ की जा रही होती है। इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं जो कि लर्निंग स्टाइल, पीपल्स लर्निंग स्टाइल के लिए काफ़ी बेहतर होती हैं, काफ़ी अच्छी होती है, सूटेबल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको IEP समझ आ चुका होगा। एक और आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन कि पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ क्या हैं। पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ अगर मैं इसे डिफाइन करूँ ना, तो मैं कहूँगी कि ये जब टीचर जो होती है ना वो बहुत सारी दफ़ा ऐसे सोचती है कि वो लेसन को प्लान करेगी, उसे एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन जो पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ होती है ना, इसके अंदर हम सिंपल लेसन प्लान करते हैं, यानी कि हम इसमें देखते हैं कि एवलेट कैसे करना है लेसन को, यूनिट प्लान कैसे बनाना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। क्वेश्चन आपके पास ज़्यादातर पेपर्स में आया कि पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो आप लिखोगे या विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़, तो आप लिखोगे एवलेटिंग लेसन प्लान, एवलेटिंग यूनिट प्लान एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा अहम है कि जो एवलेशन का प्रोसेस है ना, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, इसे ओरल एवलेशन हम नहीं कहेंगे। यानी कि आप जब लेसन प्लान कर रहे हो, एवलेट कर रहे हो, तो आप उसे लिखोगे, ज़ुबानी बता देने से वो आपका पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होता।
इसके बाद ये कि आपके टास्क है, तो टास्क पेपर में नहीं आते इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं समझा दूँ तो आपको एक चीज़ इसमें समझा देती हूँ। देखें, अब जब हम एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लेके उन्हें एवोल्यूट कर सकेंगे। तो अपने टीचिंग स्टाइल्स को देखते हुए ना, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ इस तरह भी होते हैं कि व्हाई डिड माय स्टूडेंट लर्न, ओ सॉरी व्हाट डिड माय स्टूडेंट लर्न। अगला सवाल आएगा कि व्हाट डिड स्टूडेंट नॉट लर्न, यानी कि स्टूडेंट ने क्या इल्म हासिल किया और क्या नहीं इल्म हासिल किया। अगर आप टीचर हो, आप एवोल्यूट कर रहे हो, तो आप एवोल्यूशन के दौरान आंसर दोगे कि पहले क्वेश्चन का कर लेते हैं कि व्हाट डिड माय स्टूडेंट लर्न। माय स्टूडेंट लर्न टू कोऑपरेट, यानी कि मैंने जब उसे पढ़ाया, उससे मैंने बताया, इस क्लास के नतीजे में उसने कोऑपरेट करना सीखा, ग्रुप में बनाया। अब कोऑपरेट कैसे किया कि उसने मैडम ने या टीचर ने या आपके मेंटोर ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में स्टूडेंट ने अपने साथी दोस्तों के साथ मिलकर यानी कि अपने पीर्स के साथ मिलकर उसने वर्क किया, तो उसने कोऑपरेट किया। सो ये आपके पास एक आंसर आ जाता है। आप ऐसे एवोलेट करते हो, यानी बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाते हो। सेकंड, इसमें इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपके पास आता है जी पोस्ट लेसन एक्टिविटीज़ के अंदर कीपिंग नोट, यानी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कीपिंग नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग नोट अगर हम बात करते हैं ना बीइंग ए टीचर, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है रेदर देन कि जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नोट्स बनाते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, जब टीचर नोट्स बनाती है ना, तो वो रिकॉर्ड रखती है अपने प्रोस्पेक्टिव को लेकर, यानी कि वो अपने लेसन को प्लान कर रही होती है, आज क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें टीचर रिकॉर्ड कर रही होती है। अब पर्पज़ अगर हम देख लेना, तो इसके पर्पज़ आपके पास आएंगे कि रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग, वही बात जो मैंने बताई, प्लान फॉर फ्यूचर, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, टू राइट रिसर्च रिपोर्ट। अब जब हम रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा जो एक्शन रिसर्च है ना, ये बहुत अफेक्टिव रिसर्च है टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि ये एम प्रोवाइड करती है टीचर को इम्प्रूवमेंट का, यानी कि ये टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिकॉर्ड कीपिंग सर्व्स द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट। वही बात जी मैंने जो भी आपको बताई कि एक्शन रिसर्च जो होती है ना, वो इफेक्टिव रिसर्च है फॉर टीचर बिकॉज इट एम एट इम्प्रूवमेंट। तो वही बात यहाँ पे बताई गई। रिसर्च और लेसन प्लानिंग की अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास जी मेस्पर 2000 में उन्होंने हमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी, उन्होंने एक थ्योरी दी, हमें बताया कि रिसर्चर्स हैव नेदर आइडेंटिफाई नॉर वैलिडेटेड any widely accepted or consistently practical planning model। यानी कि उसने बताया है कि रिसर्चर जो होते हैं वो कभी भी एक ख़ास चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते, ना ही उसके अगेंस्ट जाते हैं, यानी उस पर रिसर्च करते हैं, एक आप समझ लो फ़ौरन से फैसला नहीं लेते। इसी तरह टीचर जो होती है उसके पास लेसन प्लान की वैरायटी होती है, यानी कि उसके पास डिफरेंट लेसन प्लान फॉर्मेट्स होते हैं जिनके थ्रू वो एक्शंस को गाइड करती है, या यूँ समझ लें कि प्लान के थ्रू वो एक्शंस को लेके चलती है। कंपोनेंट देखते हैं लेसन प्लान के, तो हमारे पास जी 4 कंपोनेंट्स हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपको मैंने आपके जितने किए आपको 3 मैक्सिमम कहा गया, हम 4 कर रहे हैं ताकि आपको अगर एक आध भूल जाए तो आपको उस वक्त याद आ जाए कि ओके फाइन एक ये भी था। ग्रेड लेवल, टॉपिक, इंस्ट्रक्शन एम। अब इंस्ट्रक्शनल एम जो है ना, ये आपके पास स्टूडेंट ओरिएंटेड है। याद रखें, अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि कौन सा एम है जो कि आपको स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो आप लिखोगे इंस्ट्रक्शनल एम। इसके बाद से आपके पास आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। बस आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, इनकी डिटेल्स के बारे में नहीं बात की गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, असेसमेंट हर चीज़ में आ जाती है। असेसमेंट मीन जजिंग होता है, यानी आप जिस तरह जज करते हो तो हम उसे असेसमेंट कहते हैं। तो असेसमेंट आप एक याद रख लो। टीचिंग नोट्स हो गए, रिकॉर्डिंग नोट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपको 4 एक आ जाएँ तो वेल एंड गुड। ये था लेसन नंबर 17। अब जल्दी से हम लेसन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। लेसन नंबर 18 आपके पास है इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंसिंग।
अभी हम देखेंगे कि सीक्वेंसिंग है क्या, हम क्यों सीक्वेंस करते हैं, किस तरह करेंगे ये सारा प्रोसेस। सीक्वेंसिंग। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सीक्वेंसिंग जो है वो आपके पास किसी चीज़ को सीक्वेंस में लाने को हम कहेंगे। प्रॉपर वर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि द आर्ट ऑफ डेवलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। सच ए प्लान कंसिस्ट ऑफ इंटरलिंक स्टेप्स। अब ऐसे जो प्लान्स होते हैं ना, उनके इंटरलिंक स्टेप्स होते हैं। अब ये जो स्टेप्स होते हैं ये प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, यानी कि ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। हम सीक्वेंस क्यों करते हैं, आपने सिंपल पॉइंट लिखने थे, इन्हें डिस्कस नहीं करना था। हेल्प टू मेक लर्निंग मोर मैनेजेबल। सीक्वेंस करते हैं हम किसी चीज़ को तो हम लर्निंग को मोर मैनेजेबल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को बिगर पिक्चर के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाउ टू सीक्वेंस। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है जी, हाउ टू सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं ना सीक्वेंस की, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आकर कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर सीक्वेंस हम किस तरह रखते हैं। अगर आप टीचर हो तो आप सपोज करोगे कि आपने लेसन प्लान बनाया, उसमें आपने यूनिट प्लान बनाए। अब जब आप यूनिट प्लान और लेसन प्लान बना रहे थे ना, तो आप सीक्वेंस करते जा रहे थे ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्टिव को। अब जब हम सीक्वेंस कर रहे होते हैं ना ऑब्जेक्टिव को, तो वो टीचर याद रखें, टीचर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं। इसके बाद ही हम चलते हैं टीचिंग प्रीरिक्विजिट। अब जब टीचर जो होती है ना बच्चे को पढ़ा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि टीच कर रही है ना बच्चे को एक ऐसे राइटिंग, तो हमें बीइंग ए टीचर आपको ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को पता भी है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस उसकी वोकैबुलरी कैसी है। तो टीचर क्या करती है, वो उससे दोहरा मतलब उसके रिवीजन लेती है उससे, तो इस तरह वो समझ जाती है कि बच्चे को कितना अबूर है हर चीज़ पर। अगर मुमकिन हो तो कम्युनिकेट सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव टू द स्टूडेंट टू इन्वॉल्व देम मोर इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि कहा क्या कि इफ़ पॉसिबल, यानी कि अगर मुमकिन हो कि आप क्लास में ना बच्चों से कम्युनिकेट करें। आप देखें कि उन्हें चीज़ समझ आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो आप उन पर फोकस करें, उन्हें बताएं कि आपने इस तरह चलना है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग में आ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास ये सिंपल आपने प्रिंसिपल लिखने थे। टीचर नीड टू स्टार्ट लेसन विद सिंपल स्टेप। फर्स्ट प्रिंसिपल है यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। अब यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं? कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स होती हैं जिन्हें स्टूडेंट देख सकते हैं और अपने लर्निंग के साथ रिलेट कर सकते हैं। एड कम्प्लेक्सिटी टू द लेसन। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि शुरू में कहा गया था कि टीचर को तो स्टार्ट करना चाहिए लेसन सिंपल स्टेप्स के साथ, लेकिन फर्दर मूव करते हुए हमें पता चला कि कहा गया कि ऐड करना है अपने कम्प्लेक्सिटी टू द लेसन। देखिए, आप पूरा लेसन बना देते हो बहुत आसान तरीके से, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेसिक थिंग बता दी। अब मैं आपके लिए बहुत ईजी कर रही हूँ, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। इसमें अगर मैं कम्प्लेक्सिटी लेके आती हूँ ना, तो ये आप समझ लो कि बीइंग अ टीचर, तो ये आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाली चीज़ हो सकती है। इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट बीट और बीपी यहाँ पे बताया गया था कि टीचर जो होती है वो उसे एब्स्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन है क्या? देखिए, एब्स्ट्रैक्शन आर समथिंग विच इज़ नॉट टेंजिबल, यानी कि जो चीज़ बदल नहीं सकती, हकीकत का आप इस्तेमाल करना शुरू करें। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ जी एब्स्ट्रैक्शन को लेकर, कि टीचर जो है वो बच्चे को बताती है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो टीचर क्या करती है, एक एग्जांपल रिलेट करेगी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। लाइक वो कहती है कि रिवर सिस्टम।
अब जब वो बताएगी तो वो कहेगी कि देखिए जी, रिवर सिस्टम का पर्पस क्या है, वो पानी पूरे मुल्क में सप्लाई करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है विजिबल तो नहीं है, लेकिन उसका काम ये है कि वो ब्लड करता है। अब यहाँ पे हम सप्लाई करता है। अब यहाँ पर आना आकर हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है। हमने रिलेट किया रिवर से। मैंने कहा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर बच्चा क्या करता है, वो रिकग्नाइज करता है और रिलेट थिंक करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। हमने दरिया के बारे में बात की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख नहीं सकते, लेकिन ऑन द अदर हैंड रिवर जो है वो कंक्रीट है, बच्चे उसे देख सकते हैं, कनाल्स को देख रहे होते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, वो रिलेट करेंगे रिवर्स को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। और ये कौन करवाएगा, टीचर करवाती है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है, कैन वी सीक्वेंस अ लेसन इन वन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है जी आपके पास कि क्या हम लेसन को एक ही सीक्वेंस कर सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कि रिसर्च के अकॉर्डिंग टोटल सीक्वेंसिंग टाइम में भी 10 ईयर, यानी 10 साल लगते हैं हमें सीक्वेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मैथमेटिक की बात की, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ है, इसके लिए हमें 10 साल चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यानी हम नर्सरी से स्टार्ट करेंगे या क्लास 1 से आप करो, ग्रेड 1 से, तो मैट्रिक तक जाते जाते आपको पता चलेगा कि ग्राफ कैसे चलेगा, अलजबरा कैसे वर्क करता है। हेरिडिटी ऑफ स्टूडेंट सक्सेस अगर हम देखें तो हमें दिखाया गया था कि अगर स्टूडेंट फेल कर जाए ना एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीट के दरमियान, तो वो कभी भी मतलब फर्दर मूव नहीं कर सकता। सो ज़रूरी है कि उसकी एब्स्ट्रैक्शन बेहतरीन होनी चाहिए, फिर उसे कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड की जाए, उसका कंक्रीट कॉन्सेप्ट बेहतरीन होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें सीक्वेंस के हमें आगे चल के बताते हैं कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये इंट्रोडक्शन हमें बताते हैं कि सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू। कहा ये क्या कि जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं ये वो सीक्वेंस के पाए जाते हैं, या सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हैं क्या, ये सिंपल कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शंस हैं। अब ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं ये कंक्रीट हैं, इसमें हम कंक्रीट एग्जांपल्स यूज़ करते हैं। जब हम लेसन को पढ़ाते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं कम्प्लेक्सिटी को, तो स्टूडेंट जो होता है उस कम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू देखता है। नॉलेज फॉर्म आपके पास आ गया जी। नॉलेज जो है वो 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, कंटेंट एंड द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नॉलेज फॉर्म जो है वो 2 स्टेप पे डिवाइड की गई है। फर्स्ट है कंटेंट एंड सेकंड वाज प्रोसेस। अब कंटेंट क्या है, कंटेंट इज समथिंग, या यूँ समझ लें कि कंटेंट एक इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हो स्टूडेंट समझे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर आप थिंकिंग स्किल्स को स्टूडेंट के अंदर डेवलप करते हो जैसे आप चाह रहे होते हो। अब अगर हम कंटेंट की एग्जांपल देखें तो काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म यानी माउंटेन्स, वैली, इस तरह हमें प्रोसेस के एग्जांपल्स दिए गए थे कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो बच्चे को पता चलता है ओके फाइन, ये जो लॉजिक हमें दी गई थी इसकी ये एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म है। अब यही चाह रहे होते हो ना कि बच्चे को समझ आ जाए। कंटेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास 3 आगे फर्दर से डिवाइड किया गया है, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन। अब फैक्ट्स क्या हैं, ये सिंगुलर होते हैं अक्रस में, ये प्रेजेंट टाइम पे अकर कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये फैक्ट्स जो होते हैं कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे आपको दूसरे फैक्ट्स के अंदर, इसमें हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। एग्जाम्पल अगर देखो तो इस्लामाबाद का हम कह सकते हैं पाकिस्तान का कैपिटल है, ये एक फैक्ट है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। हर वो चीज़ जिसे चेंज ना की जा सके उसे फैक्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो एक कैटेगरी है, कैटेगरी वर्ड है जो कि हमें एनेबल करता है एक ग्रुप को मुख्तलिफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ के अंदर अंडर कॉमन लेबल। यानी कि मैं अगर बात करती हूँ ना
चेयर की, डेस्क की, मैमल्स की, वर्ब की, बर्ड की, नाउन, माउंटेन। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, मतलब एक आपके पास आ गया है कि ओके चेयर्स होंगी तो उसकी 4 टांगे होंगी, डेस्क कैसा होगा, मैमल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी सारी मैमल्स में आ जाएंगी। वर्ब्स कैसे यूज़ होते हैं, बर्ड्स के कौन से इकसाम है, जितने भी इकसाम के आपके पास परिंदे हैं वो सारे सारे बर्ड में आ जाते हैं। ये सारे सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि ये हकीकत पे कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम कहेंगे। इसमें 5 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है जी नेम, सेकंड है डेफिनेशन, थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ वन इज एग्जांपल एंड फिफ्थ वन इज प्लेस इन हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जनरलाइजेशन क्या है। जनरलाइजेशन जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट। इसमें हम मोर देन वन इवेंट की बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर इसके आप देखो तो स्मोक की एग्जाम्पल दी गई है कि इसमें बहुत सारे स्मोक करने से आपके हायर इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं फैक्ट वर्सेस जनरलाइजेशन। अब ये जो मतलब आपको डिफरेंस बताना होता है ना कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट्स और जनरलाइजेशन दोनों मुख्तलिफ हैं। जनरलाइजेशन जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वाई फैक्ट्स जो है वो सिंगुलर होते हैं अक्रंस के अंदर। जनरलाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कंडेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वाई फैक्ट्स आर सिंगुलर इन अक्रंस, यानी कि जनरलाइजेशन के अंदर हम बहुत सारा डेटा ले लेते हैं लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो एक ही रहते हैं हमारे पास। फैक्ट्स जो हैं पास्ट और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और जनरलाइजेशन स्टेटमेंट जो होती हैं वो जर्नल होती हैं या जनरल ट्रेंड हो गए, जनरल पैटर्न्स हो गए। तो जब आप देखते हो ना बीइंग ए टीचर, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बताना है कि फैक्ट्स और जनरलाइजेशन है क्या, इसके डिफरेंस, फिर आप फैक्ट्स से जनरलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। फैक्चुअल याद रखिएगा, जो नॉलेज होती है वो बहुत सिंपल नॉलेज होती है। अब जैसे कि हमने बात की ब्लूम टैक्सोनॉमी की, आपका एक लेक्चर गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ उस लेक्चर को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसमें हमने बात की कि फैक्चुअल नॉलेज जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग के अंदर आता है। जैसे जैसे हम कम्प्लेक्सिटी अपने लेसन के अंदर ऐड करते जाते हैं ना, तो बच्चा फैक्ट्स से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहा होता है। आपके पास एक क्वेश्चन आता है ना कि बताएं जी फैक्ट्स से जनरलाइजेशन की तरफ कैसे जाते हैं, तो आप लिखोगे factual knowledge is very simple knowledge. If we give an example, then we go in Bloom taxonomy. Factual knowledge come at the lowest level of learning. As soon as we add complexity to our lesson, we need to take student towards generalization. तो ये आपका एक 5 मार्क्स का आंसर बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो ये था जी लेक्चर नंबर 18। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।